नमस्कार। आज की वीडियो हम बात करेंगे एक मानसिक रोग के बारे में जिसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। इसके बारे में हो सकता है आपने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो आज की वीडियो में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली सिजोफ्रेनिया की जो समस्या है वो आखिर होती क्या है, ये किस वजह से इसको हम मानसिक समस्या कहते हैं या फिर इसे हम मानसिक रोग भी कहते हैं, इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में, यानी कि जब किसी व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी या फिर समस्या हो जाती है तो ऐसे में क्या क्या लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं, किन वजहों से या किन कारणों की वजह से सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर समस्या किसी व्यक्ति को हो जाती है, और साथ ही साथ इसके डायग्नोसिस के तरीकों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इसके इलाज के बारे में कि इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। बात करेंगे सिजोफ्रेनिया की, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक तरह की मानसिक रोग या फिर मानसिक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है जिसको भी सिजोफ्रेनिया की समस्या हो जाती है वो व्यक्ति अपने आप को भ्रम में रखता है या फिर वो एक तरह की भ्रम वाली जिंदगी जीता है। कहने का मतलब ये है कि वो रियल लाइफ से हट करके उसकी सोच ऐसी हो जाती है या फिर वो कुछ ऐसा सोचता है कि वो हमेशा डरा डरा सा महसूस करता है और उसको बहुत अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसके साथ बहुत अलग अलग तरीके के एक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो समाज से, सोसाइटी से, अपने परिवार से, अपने खुद के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए या फिर अपने बहुत सारे रोजमर्रा के कामों से वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। तो बेसिकली ऐसी समस्या को बोलते हैं या फिर ऐसी बीमारी को बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है डिल्यूशन, ठीक है, पहला होता है डिल्यूशन और दूसरा इसी में आता है हेलुसिनेशन। ठीक है, ये दो तरह की इसकी कैटेगरी होती है बेसिकली, या फिर इसके सिम्टम्स को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, पहला डिल्यूशन और दूसरा हेलुसिनेशन। आपने हेलुसिनेशन के बारे में मूवीज वगैरह में कभी ना कभी सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो यहाँ हम अभी समझेंगे। पहले बात करते हैं डिल्यूशन के बारे में। बेसिकली जब भी किसी व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया की समस्या हो जाती है तो ऐसे में व्यक्ति को कुछ अलग अलग टाइप की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे धमका रहा है, या फिर वो बहुत डरा डरा सा महसूस करता है, उसे बहुत तरह की अजीबोगरीब चीजें सुनाई देती हैं या फिर वो अजीबोगरीब चीजें महसूस करने लगता है। तो बेसिकली इस कैटेगरी को बोलते हैं डिल्यूशन। ठीक है, अगला आता है हमारा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन बेसिकली इससे थोड़ी नेक्स्ट लेवल की कैटेगरी होती है। कहने का मतलब ये है कि डिल्यूशन में व्यक्ति को अलग अलग टाइप की आवाजें सुनाई दे रही थी, वो उन आवाजों से डरा हुआ था, किसी आवाज का पीछा करता है, जैसे रात में सो रहा है तो ऐसे में लगता है उसे कोई बुला रहा है तो पीछे पीछे चला जाता है, उसके बहुत दूर तक चला जाता है और बहुत सारी चीजों से डरा हुआ रहता है, जैसे लगता है उसको कोई धमका रहा है, कोई डरा रहा है, कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे कुछ कंडीशन डिल्यूशन में आते हैं, लेकिन हेलुसिनेशन में ये सारी चीजें व्यक्ति को होती हुई दिखाई देती हैं। कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति ट्रैवल करता है या फिर जिससे सिजोफ्रेनिया की समस्या होती है, अगर वो कहीं ट्रैवल करता है तो उसे लगता है कि जिस गाड़ी से ट्रैवल कर रहा है उस गाड़ी का ड्राइवर ही उसको मारना चाहता है। मान लीजिए किसी बस में ट्रैवल कर रहा है तो कंडक्टर जब उसके पास आता है टिकट लेने के लिए तो पता चलता है वो डर जाता है, उसको लगता है कि कंडक्टर ही कहीं मुझे मार ना दे। या फिर अगर अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ में कहीं जा रहा है तो वो डरा डरा सा रहता है, उसे लगता है कि जो उसके दोस्त हैं उसके साथ कहीं कोई साजिश ना कर रहे हों। वो खुद का विक्टिम होता है, वो खुद का मुजरिम एक तरह से साबित हो जाता है या फिर वो खुद को मुजरिम समझने लगता है, वो बहुत डरा डरा सा महसूस करता है। उसके दिमाग में कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं कि उसे दिखाई देता है क्लियरली कि उसे कोई मारने वाला है। जब वो रात में सो रहा होता है तो ऐसे में जब लगता है उसका कोई मर्डर कर देगा, या फिर ऐसे बहुत टाइप के सिम्टम्स बेसिकली सिजोफ्रेनिया के केस में दिखाई देते हैं। बेसिकली हेलुसिनेशन में व्यक्ति को बहुत ज्यादा डर लगता है और जब वो सोया रहता है या फिर किसी के साथ जा रहा होता है या अपनी फैमिली में रहता है तो ऐसे में बहुत ज्यादा घबराया हुआ सा रहता है और बहुत सारी चीजें उसे दिखाई देती हैं। एक तरह से कहने की उसे भूत जैसा दिखाई देता है या फिर लगता है कि कोई आकर के उसे मार देगा, उसे परेशान कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें या फिर ऐसी सिम्टम्स बेसिकली सिजोफ्रेनिया के केस में आते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति है इन सभी केसेस के माध्यम से या फिर कहने की इन सभी फीलिंग्स के माध्यम से वो सुसाइडल अटेम्प्ट करने के भी थॉट्स उसके मन में आते हैं, यानी कि वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। तो बेसिकली ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बेसिकली सिजोफ्रेनिया के केस में
देखे जाते हैं। अब बात आती है इसके कॉजेज के बारे में कि किन वजहों से या फिर किन कारणों की वजह से बेसिकली सिजोफ्रेनिया की समस्या किसी व्यक्ति के अंदर बन जाती है। देखिए, इसके अगर कॉजेज की बात करें तो हमें अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस वजह से सिजोफ्रेनिया की कंडीशन किसी व्यक्ति के अंदर बनती है, लेकिन इसके कुछ और भी जो अदर लक्षण हैं या फिर कहने की कुछ और अदर रिस्क फैक्टर जो होते हैं बेसिकली उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि एक तरह की मानसिक समस्या है। तो मानसिक समस्या का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर किसी तरह के केमिकल लोचा हो सकता है। केमिकल लोचा मतलब समझ रहे हैं कि उसके अंदर कुछ केमिकल जो ब्रेन में डेवलप होते हैं उनका ऊपर नीचे हो जाना, या फिर उसका हाइपो सिक्रेशन होना, या फिर हाइपर सिक्रेशन हो जाना, या फिर कुछ नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी फैमिली हिस्ट्री के माध्यम से भी इस चीज को हम देख सकते हैं। साथ तो पहली जो कंडीशन आती है वो आती है मानसिक स्थिति, यानी कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हेलुसिनेशन या फिर डिल्यूशन का शिकार हो जाता है, या फिर ऐसे कुछ थॉट्स उसके दिमाग में आने लगते हैं। तो वो केमिकल कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, ब्रेन जो होता है हमारा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का काम होता है सोचना और बहुत सारी चीज़ों को जो भी हम काम करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन सभी चीज़ों को परफॉर्म करना। साथ ही साथ हमारे जितने थॉट्स होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, हम जो भी कुछ सोचते हैं, इन सभी चीज़ को हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऐसे में इसकी हेल्प करने के लिए कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं और कुछ केमिकल्स भी सीक्रेट होते हैं, जिसमें से दो केमिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सिजोफ्रेनिया की समस्या के लिए। पहला होता है डोपामीन, ठीक है, डोपामीन पहला जो केमिकल है वो है डोपामीन, और दूसरा होता है ग्लूटामेट। ठीक है, दूसरा जो केमिकल है ये है ग्लूटामेट। डोपामिन और ग्लूटामेट उस सिचुएशन में सीक्रेट होते हैं जब हम कभी डर जाते हैं। जैसे ही देखते होंगे आप किसी खतरनाक जानवर के सामने आ जाएं, या फिर अचानक से किसी व्हीकल, किसी बड़ी गाड़ी के सामने आ जाएं, अचानक से कोई हॉर्न बजा दे या पीछे से आकर के कोई ऐसे डरा दे, तो ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं डोपामिन या फिर ग्लूटामेट। ये जो केमिकल्स हैं वो हमारे अंदर बेसिकली हाइपर कंडीशन एक्टिवेट करते हैं या फिर हाइपर कंडीशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब इन दोनों केमिकल का सिक्रीशन हमारे अंदर लगातार होने लगता है तो ऐसे में व्यक्ति डरा डरा सा महसूस करता है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई आपको अचानक से डरा दे तो ऐसे में डोपामिन सिक्रीट होता है। आप किसी गाड़ी के सामने आ जाएं, आप किसी शेर के सामने आ जाएं, आप किसी खतरनाक जानवर के सामने आ जाएं, तो ऐसे में आपके अंदर डोपामिन और ग्लूटामेट सिक्रीट होता है। लेकिन जब ये ग्लूटामेट आपकी बॉडी में किसी वजह से लगातार सिक्रीट होने लगा या फिर आपके दिमाग में किसी वजह से लगातार जब सिक्रीट होने लगता है तो ऐसी कंडीशन में आप लगातार डरे डरे से महसूस करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इन दोनों केमिकल की वजह से सिजोफ्रेनिया या फिर हेलुसिनेशन या डिल्यूशन की समस्या बनी रहती है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिकली केमिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट की बात आती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। बेसिकली ठीक है, अब ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या, देखिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हों कि हम बहुत ज्यादा डर जाएं या फिर सिजोफ्रेनिया के केस में पहुंच जाएं। देखिए, जब भी हम कहीं मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे में मान लीजिए हमारे साथ में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए जिसकी वजह से भी किसी व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया की समस्या हो सकती है, या फिर कोई ऐसे नेचुरल कॉज हो जाए, या मान लीजिए किसी वजह से उसको चोट लगे, उसके दिमाग में चोट लग गई। बेसिकली जो हमारा दिमाग होता है उसमें एक चीज होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वही हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है। तो ऐसे में जो हमारे दिमाग में किसी वजह से चोट लग जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो जाता है, या फिर हमारा जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया की समस्या किसी व्यक्ति के अंदर हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ जो वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के वक्त भी समस्या हो सकती है, या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी है अगर उसके बर्थ में या फिर
प्रेगनेंसी के वक्त में ही जो बच्चा भ्रूण का विकास जो चल रहा है, ऐसे में किसी तरह अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, किसी तरह उसे कोई बीमारी हो जाती है, या फिर जो महिला प्रेग्नेंट है अगर उसने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, अब उसने अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसे में उसको मेल न्यूट्रिशन की वजह से या किसी तरह के वायरस उसके अंदर एंटर करने की वजह से उसे कोई बीमारी हो सकती है। या जो बच्चा पैदा हुआ है उसी को अगर कोई वायरस उसके ऊपर अटैक कर गया या फिर उसके अंदर मेल न्यूट्रिशन की समस्या हो गई, तो ऐसे में उसका जो मानसिक विकास है या फिर ब्रेन का जो विकास है बेसिकली ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, जिस वजह से भी सीजोफ्रेनिया की समस्या व्यक्ति के अंदर आगे चल करके हो सकती है। लेकिन आप एक बात ये भी जान लें कि जो सीजोफ्रेनिया की जो समस्या है ये कभी भी बच्चों के अंदर नहीं होती। बच्चों के अंदर इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चों के अंदर सारी चीजें नॉर्मल टाइम में ठीक चल रही होती और वो बच्चे किसी चीज से डरते नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे जो डोपामिन है बेसिकली उसका सिक्रीशन बढ़ता जाता है, या कह लें कि बचपन में डोपामिन का सिक्रीशन हमारी बॉडी में नहीं होता है या ग्लूटामेट का सिक्रीशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जब हम टीन एज में पहुंच जाते हैं, 12-13 साल के 14 साल के हो जाते हैं और ज़्यादा जब बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में हमारे अंदर सीजोफ्रेनिया की समस्या देखी जा सकती है। लेकिन ये समस्या किसी भी तरीके से बच्चों के अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी वक्त में अगर किसी तरह कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, किसी तरह कोई गंभीर बीमारी हो जाती है वुमेन को, या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी हो उसको अगर कोई बीमारी हो जाती है, तो ऐसे में सीजोफ्रेनिया की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ बात आती है फैमिली हिस्ट्री की, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को, आपकी मदर को, आपके फादर को, या फिर उनके ब्लड रिलेशन में या फिर आपके ब्लड रिलेशन में किसी व्यक्ति को सीजोफ्रेनिया की समस्या रही है, उसके अंदर डिल्यूशन या फिर हेलुसिनेशन की समस्या बनी रही है, तो ऐसे में ये समस्या आपके अंदर भी आ सकती है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं ये एक समस्या कुछ हद तक जेनेटिक भी होती है, यानी कि जीन के माध्यम से ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर हो सकती है। तो बेसिकली फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके रहा है तो ऐसे में आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेज हैं हेलुसिनेशन या कह लें कि सीजोफ्रेनिया के होने के। तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेज या फिर इसके रिस्क फैक्टर, या फिर कह लें कि कुछ ऐसे फैक्टर के बारे में जिनकी वजह से सीजोफ्रेनिया की समस्या शरीर में होती है। अब बात आती है इसके डायग्नोसिस के बारे में कि बेसिकली इसका डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं। देखिए अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसका डायग्नोसिस के लिए कोई अलग से कोई टेस्ट नहीं है, या फिर कह लें कि ऐसा कोई टेस्ट का माध्यम नहीं है कि ब्लड टेस्ट कर लिया हमें पता चल गया कि भाई सीजोफ्रेनिया की समस्या है या फिर नहीं है। भाई ब्लड टेस्ट में तो कुछ ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि ये थॉट आ रहे हैं ना, तो थॉट आ रहे हैं, तो ऐसे में आपका फिजिकल एग्जामिन किया जा सकता है। यानी कि इसके एक स्पेशल डॉक्टर होते हैं, बेसिकली उनको हम साइकाट्रिस्ट बोलते हैं। साइकाट्रिस्ट के पास जब आप जाएंगे, या आपको बेसिकली अगर किसी तरह की ऐसी समस्या हो रही है, आपको हेलुसिनेशन की समस्या हो, डिल्यूशन की समस्या हो रही है, ऐसे केस में डॉक्टर आपकी सिचुएशन को जानने का प्रयास करेगा, उस माध्यम से वो डिक्लेयर करेगा कि आपको सीजोफ्रेनिया की समस्या है या फिर नहीं है। साथ ही साथ अगर वो ये सोचता है या फिर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको सीजोफ्रेनिया की समस्या है, तो ऐसे केस में आपका एमआरआई, ठीक है, एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करा सकता है। साथ ही साथ आपका सीटी स्कैन भी बेसिकली कराया जा सकता है। सीटी स्कैन एमआरआई इसलिए ताकि आपका जो ब्रेन है बेसिकली उसको स्कैन करके देखा जा सके कि आपके अंदर कोई और समस्या तो नहीं है, आपके अंदर किसी तरह की चोट तो नहीं आई है, आपका जो ब्रेन है उसमें किसी तरह की चोट नहीं आई है, या फिर केमिकल जो सिक्रीट हो रहे हैं या फिर डोपामिन या फिर ग्लूटामेट जो सिक्रीट हो रहे हैं उसकी वजह से आपका ब्रेन कहीं डैमेज हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो बेसिकली एमआरआई और सीटी स्कैन के माध्यम से भी इसका डायग्नोसिस बेसिकली किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या इसका इलाज हो सकता है, या फिर इलाज इसका हो सकता है तो कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। देखिए इसके अगर इलाज की बात करें तो आज के समय में, चूंकि ये एक तरह की मानसिक समस्या है, तो आज के समय में मानसिक समस्याओं के लिए बहुत सारी मेडिकेशन, बेसिकली बहुत सारी मेडिकेशन अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से ऐसी समस्या का फिर किसी भी तरीके की मानसिक समस्या का इलाज किया जा सकता है। लेकिन सीजोफ्रेनिया के केस में मेडिकेशन ही सिर्फ एक माध्यम नहीं हो सकता, या फिर सिर्फ मेडिकेशन के माध्यम से ही इलाज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो आपके मान लीजिए आपके किसी परिवार में या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को ये समस्या या फिर सीजोफ्रेनिया की समस्या हो गई है, आपके बच्चे को हो गई है, आपकी मदर को हो गई है, आपके किसी भाई को हो गई है, तो ऐसे में आप उसको मेडिकेशन तो दें, किसी डॉक्टर के पास दिखाएं, उसको किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलाएं, उसका इलाज करवाएं, साथ ही साथ उसे इमोशनल सपोर्ट भी करें। क्योंकि हेलुसिनेशन के केस में मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी व्यक्ति को जिसको भी सीजोफ्रेनिया की समस्या होती है उसके अंदर सुसाइडल थॉट भी आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति बहुत डरा रहता है, उसे लगता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता,
उसके फैमिली मेंबर, उसके फ्रेंड्स या फिर उसके आसपास के लोग उसे प्यार नहीं करते, उसे मारना चाहते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं, तो ऐसे केस में उसका जीने का मन नहीं होता, वो अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखता, वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखता, वो अपने काम का ध्यान नहीं रखता, तो ऐसे में उसका बहुत मन होता है कि वो सुसाइड कर ले। ठीक है, क्योंकि उसको इस वर्ल्ड से या फिर इस दुनिया से, संसार से कोई मोह नहीं रह जाता, कोई प्यार नहीं रह जाता, या फिर उसे लगता है कोई प्यार ही नहीं करता, तो ऐसे में उसका मरने का बहुत ज़्यादा मन होता है। तो बेसिकली सुसाइडल अटेम्प्ट भी या फिर कह लें कि सुसाइडल थॉट भी ऐसे पेशेंट के अंदर जिसको सिजोफ्रेनिया हुआ रहता है उसको आते हैं। तो ऐसे में उसको आप इमोशनल सपोर्ट कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है। और साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि उसे कभी ना बताएं कि उसे कोई बीमारी है, आप बिल्कुल कहें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, बस ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती। तो इस तरह से करके इमोशनली सपोर्ट और साथ साथ मेडिकेशन के माध्यम से बेसिकली सिजोफ्रेनिया के केस में या फिर सिजोफ्रेनिया के पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि सिजोफ्रेनिया के बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके। अगर उनके फैमिली में किसी को समस्या है तो उसे वो समझ सकें, उसका इलाज करा सकें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।